हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग हमारे जो जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं उसी की कुछ पंक्तियां हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी पहले, और उसके बाद हम हमारे टॉपिक को क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज की कुछ पंक्तियां हैं कि कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े, हमेशा वो आपकी टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो जब आप अपने हौसले बुलंद रखते हुए अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, अगर आप आगे बढ़ जाते हैं और एक अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो जाती है या कोई अच्छा स्थान आप प्राप्त कर लेते हैं, तो लोग आपसे जलने लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें वैसा ही करना है जिससे कि दूसरे लोग क्या करें, उनके अंदर जलन हो, उनके अंदर आग पैदा हो, उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो, ताकि वो भी अपने जीवन में क्या कर सके, कुछ अच्छा कर सके और वो आगे बढ़ सके। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ा था कि इकोलॉजी होता क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि इकोलॉजी के अंदर कौन कौन से एनवायरनमेंट के अंदर घटक होते हैं। उसमें हमने देखा था कि अजैविक घटक और जैविक घटक, और जैविक घटक में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जैविक घटक में आते हैं। तो उसमें हमने देखा था प्लांट्स, और फिर हमने देखा था कंज्यूमर्स, और फिर हमने देखा था अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स, और उसके बाद में कुछ ऐसे जीव भी देखे थे जो भी किस में आते हैं, बायोटिक फैक्टर में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्कैवेंजर्स यानी कि अपमार्जक, और उसके बाद हमने देखा था पैरासाइट्स यानी कि परजीवी। तो यहाँ तक हम हमारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके थे। और आज और उसके बाद में भी मेरा एक वीडियो था, मैं भूल गई थी उसके बारे में, ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ट्रॉपिक लेवल की शुरुआत प्रोड्यूसर से करनी है, उत्पादक से करनी है। तो अपने आप जो जिसको खाएगा, जो जिसका भोजन होगा, आगे से आगे इस तरीके से कड़ी बनती जाएगी। तो हम बोलेंगे T1 ट्रॉपिक लेवल, T2 ट्रॉपिक लेवल, T3, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। और मैक्सिमम मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग T5 लेवल तक ही लेते हैं। वैसे तो ये श्रृंखला जो है ये आगे कितनी भी लंबी जा सकती है, लेकिन सामान्यतया जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो T5 तक होते हैं। तो आगे इसमें और भी टॉपिक होते हैं जैसे कि खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, तो ये वाले सारे इससे जुड़े हुए होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमारे जैविक घटक जो है ये पूरे हो चुके थे, तो आज की क्लास में हम देखेंगे अजैविक घटक। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी अजैविक घटक। यानी कि अबायोटिक फैक्टर। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था इकोलॉजी ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और जो लोग कम से कम पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जिनको आगे कंपटीशन एग्जाम देने हैं, जिनको कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, जिनका आगे का बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, वो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आप सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं देखें कि मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप 4-5 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए वीडियो खोलते हो तो सिर्फ व्यूज बढ़ते हैं, और मुझे व्यूज का इतना कुछ नहीं है। आप जो भी पढ़ाई से संबंधित स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम मेरा वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया है। इससे मुझे लग रहा है कि आई थिंक वीडियो को पूरा कोई भी नहीं देखते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए यूजफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम दिए हैं, तो मुझे इसका अनुभव है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें उसका आंसर क्या देना होता है। और जैसे मेरा कोई टॉपिक होता है तो उसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पिछले वाले एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखें, और उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें कि मैडम ये वाली चीज ऐसे होती है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी वो वहां पर आप करें। तो प्लीज, तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है अजैविक घटक। अजैविक घटक में मैंने आपको बताया था कि जितने भी निर्जीव घटक होते हैं, जितने भी डेड फैक्टर्स होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मृत पदार्थ,
या निर्जीव पदार्थ जो है ये सारे के सारे किसमें आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं। अब इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो देखो इसमें आता है प्रकाश यानी कि लाइट, फिर आता है इसमें जल, वाटर, फिर आता है मृदा यानी कि सोइल, फिर आता है इसमें तापमान, यानी कि टेम्परेचर, और फिर आता है वायु यानी कि एयर। इसके अलावा जो अग्नि है, फायर है, ये भी इसी में आती है। तो नेक्स्ट अपना हो जाएगा अब यहां से एग्जाम में सीधे ही, जैसा कि आप सब लोग जानते हो इसके बारे में, लाइट क्या है, जल क्या है, मृदा क्या है, तापमान क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, ये सब आप लोग जानते हो। लेकिन हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं पता हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चले और एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। देखिए जैसे कि आप सबको पता है लाइट यानी कि प्रकाश, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि पर्यावरण में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है, सन होता है। और सन के माध्यम से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। हमें किसकी प्राप्ति होती है, लाइट की प्राप्ति होती है। तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, जिसको हम लोग सौर ऊर्जा भी बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा की प्राप्ति, और ये जो लाइट है, प्रकाश जो है, ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जैविक फैक्टर्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये सारे के सारे फैक्टर जो है ये हमें क्या करता है, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक पौधे क्या नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हम जैसे लोग, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर हैं जितने के जितने सारे के सारे, वो सारे के सारे भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये श्रृंखलाएं जो है वो चलती रहती हैं। तो इसी के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्लांट्स में पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, ये जो लाइट होती है वो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट का कितना पार्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो परावर्तित होता है या अवशोषित होता है या रिफ्लेक्ट होता है। तो दोस्तों मैं एक बार पुनः बता देती हूँ आपको कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा है या जो सौर विकिरणें हैं वो क्या करती है, जब ऊपर से धरती की तरफ आ रही होती है तो उसमें से कुछ भाग जो है वो वायुमंडल के सौर मंडल में जो धूल के कण होते हैं उनके द्वारा उनका क्या कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बचा हुआ भाग जो है वो कहाँ आता है। इसमें से एक और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें से यूवी रेज होती है उसको समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसके द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। अब बचा हुआ भाग जो है वो धरातल पर आएगा और उसमें से मात्र 1% सौर विकिरणों का 1% भाग जो है वो पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सौर विकिरणों का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तो मात्र 1% जो है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। बाकी बचा हुआ जो रेज है वो कहाँ आती है, धरती पर आती है। अब क्या होगा, पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, पृथ्वी क्या कर लेगी, उसको अवशोषित कर लेगी। तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और पृथ्वी वापस से पार्थिव विकिरणों के रूप में क्या करेगी, इन विकिरणों का उत्सर्जन करेगी। तो यही इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मैंने वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया था। अब इसमें से जो लाइट होती है इसमें बहुत सारे तरह के प्रकाश होते हैं, जिसमें एक बनता है विबिग्योर।
जिस प्रकाश में हम देखते हैं उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। विजिबल लाइट। और जब इस दृश्य प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म एक कांच से बना हुआ ऐसा उपकरण होता है जिसमें से जब हम इस दृश्य विकिरणों को डालते हैं, दृश्य प्रकाश को डालते हैं, तो उसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, जिसका एक वो बनता है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, उसको अपन बोलते हैं विबग्योर। ये वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और ये क्या है, रेड है। इस तरीके से टोटल हमें 7 कलर प्राप्त होते हैं। तो प्रकाश का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लाइट रेज। और ये इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूवी रेज, यूवी रेज जो होती है वो ज्यादातर मात्रा में तो क्या करती है, जो हानिकारक यूवी रेज होती है उसको क्या करती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से बचाती है। इस प्रकार से वो क्या करती है, हमारे सुरक्षा कवच का कार्य करती है। और लेकिन कुछ यूवी रेज जो है वो क्या करती है, धरती पर भी पहुंचती है, लेकिन वो क्या होती है, हानिकारक नहीं होती है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं जल ही जीवन है, मतलब सबसे पहले जैसे हम बात करें तो जीवन की शुरुआत भी कहां से हुई थी, पानी में ही हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि सार्वत्रिक विलायक। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और पानी जो होता है ये एक अच्छा माध्यम होता है। सार्वत्रिक विलय का मतलब होता है ज्यादातर जो सोल्यूट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। इसके अलावा जो जल होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन का मतलब यह है कि इसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। और पौधे भी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनको किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो पौधे जड़ों के माध्यम से विलयन के रूप में क्या कर लेते हैं, खनिज लवणों के साथ ही जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में जल का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे मृदा यानी कि सोयल। तो मृदा बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई भी टीचर क्लास में आता है तो वो बच्चों से ये पूछता है कि मृदा क्या होती है। तो बच्चे बोलते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है मिट्टी, वो क्या है, मृदा है। तो मिट्टी मृदा का मतलब तो एक ही होता है। अगर आपको सिंपल से परिभाषित करना है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, लेकिन हम लोगों को पता भी होता है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता है, हमें याद नहीं आता है। तो भूमि की जो ऊपरी सतह है जिसमें खनिज लवण विभिन्न तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिनको क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भूमि की ऊपरी सतह। भूमि की ऊपरी सतह अपर सरफेस ऑफ लैंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। और मृदा की यदि हम बात करते हैं तो इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सॉइल अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कोई अम्लीय मृदा होती है, कोई उदासीन मृदा होती है, कोई क्षारीय मृदा होती है, कोई लवणीय मृदा होती है। तो अलग अलग मृदा का जो स्टडी, यानी कि टोटली हम सभी प्रकार की सॉइल की बात करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो मृदा का अध्ययन मृदा का अध्ययन इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। और यदि हम मृदा के पीएच की, अगर बेस्ट मृदा के पीएच की बात करें कि जिसमें उपजाऊपन सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी जो पीएच होती है वो होती है 5.5 से 6.5, यानी कि वो क्या होती है, हल्का अम्लीय होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीएच 5.5 से लगाकर 6.5। ये क्या होती है, उपयुक्त पीएच होती है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं तापमान की। तो तापमान देखो, ये जो प्रकाश है और जो तापमान है ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब सनलाइट आएगी, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, तभी तो क्या होगा, धरती गर्म होगी, धरती का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो सौर विकिरण है, इस सौर विकिरणों की तीव्रता को मापन जो किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। तो तापमान से क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है। और तापमान को हम अलग अलग जो पैमाने होते हैं उनके द्वारा हम नाप सकते हैं। जैसे हम लोग मापते हैं, जनरली 3 पैमाने होते हैं इसके, डिग्री सेल्सियस है, इसके अलावा केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। तो ये तीनों पैमाने होते हैं, इनके बीच में संबंध भी होता है, लेकिन वो संबंध जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आता है वहां पर नहीं पूछा जाता है। ये पर्टिकुलर जो साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें उससे पूछा जाता है कि अपने को एक के अंदर दे रखा होता है, किसी भी एक पैमाने के अंदर, और दूसरे पैमाने के अंदर अपने को उसको ज्ञात करना होता है। तो ये होता है तापमान। इसके अलावा हम जीवों की बात कर सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो एक अपने वातावरण का तापमान मेंटेन रखते हैं, अपने शरीर का तापमान क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो कुछ जीवों में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलने नहीं देते हैं, यानी कि मेंटेन रखते हैं, स्थिर रखते हैं। तो इस आधार पर हम जीव को 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, एक होता है समतापी और एक होता है असमतापी। तो इसमें पहला हो जाएगा समतापी, और इनको हम लोग बोल सकते हैं होम्योथर्मल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं यूरिलोथर्मल। तो यहां पर मैं लिख देती हूं होम्योथर्मल, होम्योथर्मल। और दूसरा होता है असमतापी, असमतापी, और ये होते हैं पोइकिलोथर्मल। देखो समतापी, इसको अपन यूरिथर्मल भी बोल सकते हैं, मैं यहां पर लिख देती हूं यूरिथर्मल। तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ ये ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, परिवर्तित नहीं होने देते हैं, वो क्या होते हैं, समतापी होते हैं। और इसमें आते हैं पक्षी और स्तनधारी, यानी कि एवीज वर्ग और मेमेलिया वर्ग जो है वो इसमें आते हैं। और बाकी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी हैं, और इसके अलावा मछलियां हैं, सरीसृप हैं, और जो उभयचर है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इसमें आते हैं पोइकिलोथर्मल में, जो अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो अकशेरुकी। इसके अलावा मछलियां, और इसके अलावा उभयचर, और इसके अलावा आ जाएगा सरीसृप। ये हो गया हमारा तापमान। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वायु और अग्नि की। वायु ही है वैसे तो मेन तो, और अग्नि हो जाएगा। तो 5th पॉइंट में यहां पर लिख रही हूं वायु। और वायु के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था जीवमंडल, बायोस्फीयर। तब मैंने आपको बताया था स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और वायुमंडल में हमने क्या पढ़ा था, वायुमंडलीय गैसों के बारे में पढ़ा था। और वहां पर बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 0.038%, और पहले थी इसकी मात्रा 0.03%। तो वो मैंने वहां पर पहले ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको वापस से बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और फेफड़ों के अंदर भरी हुई जो CO2 होती है उसको हम क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ब्रीथिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और फिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचती है और हमारे भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, और हमें क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये सारे के सारे जो है वो वायु के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने पढ़ा दिए थे। फिर अग्नि, तो अग्नि भी एक क्या है, अजैविक घटक है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने देखे अजैविक फैक्टर, और वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लाइट, फिर जल, फिर मृदा, फिर तापमान, फिर वायु, और फिर हमने देखा अग्नि। तो
मेरी कोशिश ये रही कि जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन करते हुए आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको मेरे जो पढ़ाए हुए लेसन्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यदि इसमें कोई आपको लगे कि आप इस तरीके से इसमें और मतलब सुधार कर सकते हो तो आप मुझे जरूर बताएं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।